नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन और आप सब देख रहे हैं कहानी कंचन की। अगर हम पहली बार मिल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी में हमारा साथ बना रहे। मुझे आशा है कि पिछला भाग आप लोगों ने सुन लिया होगा। आइए उसके आगे की कहानी शुरू करती हूँ। भाग 17। मिर्जा जी ने पुकार दिया, आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी यह नहीं कह सकता कि आप अपना फर्ज अदा करने में कभी किसी से पीछे रहे। मिस मालती ने देखा शराब कुछ कुछ असर करने लगी है तो और भी गंभीर होकर बोली, अगर हम लोग इस काम की महानता न समझते तो न यह सभा स्थापित होती और न आप इसके सभापति होते। हम किसी रईस या तालुकेदार को सभापति बनाकर धन खूब बटोर सकते हैं और सेवा की आड़ में स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन यह हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा एकमात्र उद्देश्य जनता की सेवा करना है और उसका सबसे बड़ा साधन आपका पत्र है। हमने निश्चित किया है कि हर एक नगर और गांव में उसका प्रचार किया जाए और जल्द से जल्द उसकी ग्राहक संख्या को 20,000 तक पहुंचा दिया जाए। प्रांत की सभी म्युनिसिपालिटियों और जिला बोर्ड के चेयरमैन हमारे मित्र हैं। कई चेयरमैन तो यही विराजमान हैं। अगर हर एक ने 500-500 प्रतियां ले ली तो 25,000 प्रतियां तो आप यकीनी समझें। और फिर राय साहब, मिर्जा साहब की यह सलाह है कि काउंसिलिंग में इस विषय का प्रस्ताव रखा जाए। प्रत्येक गाँव के लिए बिजली की एक प्रति सरकारी के तौर पर मंगाई जाए या कुछ वार्षिक सहायता स्वीकार की जाए और हमें पूरा विश्वास है कि यह प्रस्ताव पास हो जाएगा। ओमकार नाथ ने जैसे नशे में झूमते हुए कहा, हमें गवर्नर के पास डेपुटेशन ले जाना होगा। मिर्जा खुर्शीद बोले, जरूर जरूर, उनसे कहना होगा कि किसी सभ्य शासन के लिए यह कितनी लज्जा और कलंक की बात है कि ग्रामोत्थान का अकेला पत्र होने पर भी बिजली का अस्तित्व तक नहीं स्वीकार किया जाता। मिर्जा खुर्शीद ने कहा, अवश्य अवश्य, मैं गर्व नहीं करता, अभी गर्व करने का समय नहीं आया, लेकिन मुझे इसका दावा है कि ग्राम संगठन के लिए बिजली ने जितना उद्योग किया है। मिस्टर मेहता ने कहा, नहीं महाशय, तपस्या कहिए। मैं मिस्टर मेहता को धन्यवाद देता हूँ। हाँ, इसे तपस्या ही कहनी चाहिए, बड़ी कठोर तपस्या। बिजली ने जो तपस्या की है वह इस प्रांत के ही नहीं, इस राष्ट्र के इतिहास में अभूतपूर्व है। मिर्जा खुर्शीद बोले, जरूर जरूर। मिस मालती ने एक पैग और दिया, हमारे संघ ने यह निश्चय भी किया है कि काउंसिल में अब की जो जगह खाली हो उसके लिए आपको उम्मीदवार खड़ा किया जाए। आपको केवल अपनी स्वीकृति देनी होगी, शेष सारा काम हम लोग कर लेंगे। आपको न खर्च से मतलब, न पोपोगंडा, न दौड़ धूप से। ओमकार नाथ की आंखों की ज्योति दुगनी हो गई। गर्वपूर्ण नम्रता से बोले, मैं आप लोगों का सेवक हूँ, मुझसे जो चाहे काम ले लीजिए। हम लोगों को आपसे ऐसी ही आशा है। हम अब तक झूठे देवताओं के सामने नाक रगड़ रगड़ कर हार गए, कुछ हाथ न लगा। अब हमने आपसे सच्चा पद प्रदर्शक, सच्चा गुरु पाया है और इस शुभ दिन के आनंद में आज हमें एक मन एक प्राण होकर अपने अहंकार को, अपने दम्भ को तिलांजलि दे देना चाहिए। हमें आज से कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। हम सब एक ही माता के बालक हैं, एक ही गोद में खेलने वाले, एक ही थाली में खाने वाले भाई हैं। जो लोग भेदभाव में विश्वास रखते हैं, जो लोग पृथकता और कट्टरता के उपासक हैं, उनके लिए हमारी सभा में स्थान नहीं है। जिस सभा के सभापति पूज्य ओमकार नाथ जैसा विशाल हृदय व्यक्ति हो, उस सभा में ऊंच नीच का, खान पान का और जात पात का भेद नहीं हो सकता। जो महान भाव एकता में और राष्ट्रीयता में विश्वास न रखते हो, वो कृपा करके यहाँ से उठ जाए। राय साहब ने शंका की, मेरे विचार में एकता का यह आशय नहीं है कि सब लोग खान पान का विचार छोड़ दें। मैं शराब नहीं पीता तो क्या इस सभा से मुझे अलग होना पड़ेगा? मालती ने निर्मम स्वर से बोला, बेशक अलग हो जाना पड़ेगा। आप इस संघ में रहकर किसी तरह का भेद नहीं रख सकते। मेहता जी ने घड़े को ठोका, मुझे संदेह है कि हमारे सभापति स्वयं खान पान की एकता में विश्वास नहीं रखते। ओमकार नाथ का चेहरा जर्द पड़ गया। इस बदमाश ने यह क्या बेवक्त की सहनाई बजा दी। दुष्ट कहीं गड़े मुर्दे न उखाड़ने लगे। नहीं, यह सारा सौभाग्य सपने की भांति शून्य में विलीन हो जाएगा। मिस मालती ने उनके मुख की ओर जिज्ञासा की दृष्टि से देखकर दंडता से कहा, आपका संदेह निराधार है मेहता महोदय। क्या आप समझते हैं कि राष्ट्र की एकता का ऐसा अनन्य उपासक, ऐसा उदार चेता पुरुष, ऐसा रसिक कवि इस निर्थक और लज्जाजनक भेद को मान समझेगा? ऐसी शंका करना उसकी राष्ट्रीयता का अपमान करना है। ओमकार नाथ का मुखमंडल प्रदीप्त हो गया। प्रसन्नता और संतोष की आभा झलक पड़ी। मालती ने उसी स्वर से कहा, और इससे भी अधिक उनकी पुरुष भावना का। एक रमणी के हाथों से शराब का प्याला पाकर वह
वह कौन भद्र पुरुष है जो इनकार कर दे। यह तो नारी जात का अपमान होगा, उस नारी जात का जिसके नयन बाणों से अपने हृदय को विधवाने की लालसा पुरुष मात्र में ही है, जिसकी अदाओं पे मर मिटने के लिए बड़े बड़े महीप लालायित रहते हैं। लाइए बोतल और प्याले और दौड़ चलने दीजिए। इस महान अवसर पर किसी तरह की शंका, किसी तरह की आपत्ति राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। पहले हम अपने सभापति के सेहत का जाम पिएंगे। बर्फ, शराब और सोडा पहले से ही तैयार था। मालती ने ओमकार नाथ को अपने हाथों से लाल विष से भरा हुआ गिलास दिया और उन्हें कुछ ऐसी जादू भरी चितवन से देखा कि उनकी सारी निष्ठा, सारी वर्ण श्रेष्ठा कपूर हो गई। मन ने कहा, सारा आचार विचार परिस्थितियों के अधीन है। आज तुम दरिद्र हो, किसी मोटर कार को धूल उड़ाते देखते हो तो ऐसा बिगड़ते हो कि उसे पत्थरों से चूर चूर कर दो। लेकिन क्या तुम्हारे मन में कार की लालसा नहीं है? परिस्थिति की विधि है और कुछ नहीं। बाप दादाओं ने नहीं पी थी, ना पी हो। उन्हें ऐसा अवसर कब मिला था? उनकी जीविका पोथी पत्रों पर ही थी। शराब लाते कहाँ से और पीते भी तो जाते कहाँ? फिर वह तो रेलगाड़ी पर न चढ़ते थे, कल का पानी न पीते थे, अंग्रेजी पढ़ना पाप समझते थे। समय कितना बदल गया है। समय के साथ अगर नहीं चल सकते तो वह तुम्हें पीछे छोड़कर चला जाएगा। ऐसी महिला के कोमल हाथों से विष भी मिले तो सिरोधार्य करना चाहिए। जिस सौभाग्य के लिए बड़े बड़े राजे तरसते हैं वह आज उनके सामने खड़ा है, क्या वह उसे ठुकरा सकते हैं? उन्होंने गिलास ले लिया और सिर झुकाकर अपनी कृतज्ञता दिखाते हुए एक ही सांस में पी गए और तब लोगों को गर्व भरी आंखों से देखा, मानो कह रहे हो, अब तो मुझ पर विश्वास आया। क्या समझते हैं मैं निरा पोंगा पंडित हूँ? अब तो मुझे दम्भी और पाखंडी कहने का साहस नहीं कर सकते। हॉल में ऐसा शोरगुल मचा कि कुछ न पूछो, जैसे पिटारे में बंद गहे निकल पड़े हो। वाह देवी जी, क्या कहना है, कमाल है। मिस मालती कमाल है। तोड़ दिया नमक का कानून, तोड़ दिया धर्म का किला, तोड़ दिया नीम का घड़ा, फोड़ दिया। ओमकार नाथ के कंठ के नीचे शराब पहुंचना था कि उनकी रसकता वचाल हो गई। मुस्कुराकर बोले, मैंने अपनी धर्म की छाती मिस मालती के कोमल हाथों में सौंप दी और मुझे विश्वास है कि वह उसकी यथोचित रक्षा करेगी। उनके चरण कमलों के इस प्रसाद पर मैं ऐसे 1000 धर्मों को निछावर कर सकता हूँ। का कहा उसे हाल गूंज उठा। संपादक जी का चेहरा फूल उठा, आंखें झुकी पड़ती थी। दूसरा गिलास भरकर बोले, यह मिस मालती की सेहत का जाम है, आप लोग पिए और उन्हें आशीर्वाद दे। लोग फिर अपने अपने गिलास खाली कर दिए। उसी वक्त मिर्जा खुर्शीद ने एक माला लाकर संपादक जी के गले में डाल दी और बोले, सज्जनों, विधवी ने अभी अपने पूज सदर साहब की शान में एक कसीदा कहा है, आप लोगों की इजाजत हो तो सुनाओ। चारों तरफ से आवाजें आई, हाँ हाँ जरूर सुनाइए। ओमकार नाथ तो भंग आए दिन पिया करते हैं और उनका मस्तिष्क उसका अभ्यस्त हो गया था, मगर शराब पीने का यह उन्हें पहला अवसर था। भंग का नशा मध्यम गति से एक स्वप्न की भांति आता था और मस्तिष्क पर मेघ के समान छा जाता था। उनकी चेतना बनी रही थी। उन्हें खुद मालूम होता था कि इस समय उनकी बाड़ी बड़ी लच्छेदार है और उनकी कल्पना बहुत प्रबल। शराब का नशा उनके ऊपर सिंह के भांति झपटा और दबोच बैठा। वह कहते कुछ है, मुंह से निकलता कुछ है। फिर यह ज्ञान भी जाता रहा। वह क्या कहते हैं और क्या करते हैं इसकी सुध ही न रही। यह स्वप्न का रोमानी वैचित्र न था, जागृत का वह चक्कर था जिसमें सरकार निराकार हो जाता है। न जाने कैसे उनके मस्तिष्क में यह कल्पना जाग उठी कि कसीदा पढ़ना कोई बड़ा अनुचित काम है। मेज पर हाथ पटक कर बोले, नहीं कदाप नहीं, यह कोई कसीदा नहीं होगा, नहीं होगा। हम सभापति हैं, हमारा हुक्म है। दोस्तों, मैं कहानी समाप्त करती हूँ। इसके आगे की कहानी सुनाऊंगी भाग 18 में। धन्यवाद।